नमस्कार, क्वेश्चन आर देख रहे हैं आप, आपके साथ मेरीना झावालियान। आज सुबह जब आप लोगों ने भी अखबार पढ़ा होगा तो फ्रंट पेज पर ही आपको जानकारी मिली कि उत्तराखंड में यात्री वाहनों की किराए इसमें बढ़ोतरी की गई है। उसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया कि यात्री वाहनों में कितना किराया बढ़ाया गया है और माल भाड़ा वाहनों के किराए में कितनी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इन सबके बीच हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस विभाग में ये सब कुछ हुआ उस विभाग के मंत्री चंदन रामदास जी को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं, बल्कि वो तो किराया बढ़ोतरी से भी इनकार कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। अब बात समझ से परे है कि किराए में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव का भी इस पर स्टेटमेंट है। खबर के मुताबिक उत्तराखंड में 2 साल के बाद शुक्रवार को सभी तरह के यात्री वाहनों और माल भाड़ा वाहनों का किराया बढ़ा दिया गया। यात्री वाहनों के किराए में जहां 15 से 27% तक बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं माल भाड़े में करीब 38% की बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन पहले हुई राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद शुक्रवार को परिवहन मुख्यालय ने सभी तरह के वाहनों के किराए की नई दरें जारी कर दी। 18 फरवरी 2020 के बाद शुक्रवार को दरों में बढ़ोतरी हुई। अब ऐसे में जनता कंफ्यूजन में है कि क्या सफर करते समय यात्रियों को बढ़ा हुआ किराया देना है या फिर मंत्री के बयान पर अमल करना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। अखबार में, मीडिया में मैं भी देख रहा हूँ। ये अभी जो एसटी है हमारा, एसटी ने तय कर रहा है। एसटी किराया तय करता है, उसके बाद विभागीय अनुमोदन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन होगा अंतिम, तब किराया फाइनल होगा। कैसे मानेंगे जब एसटी को अभी निर्धारित करने का अधिकार है, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि 2 साल से कोरोना का कारण निजी व्यवसायियों, परिवहन व्यवसाय को नुकसान वास्तव में हुआ है, मगर हम कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे कि परिवहन व्यवसायियों को भी नुकसान न हो और मेरी उत्तराखंड के जनता पर भी ज़्यादा बोझ न पड़े। बीच का रास्ता निकाल के हम समन्वय बनाएंगे। पत्रावली आ जाएगी विभाग की, तत्काल विचार करेंगे। तो यहाँ पर जो बयान दिया जा रहा है इसके मुताबिक ये कि बढ़ोतरी नहीं हुई है किराए में, वाहनों में, यात्री वाहनों में कोई किराए की बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन जो आज सुबह आपने अखबार खोला और उसमें जो पहली हेडलाइन आपको नजर आई उसमें यही बताया गया कि जो यात्री वाहन है या फिर जो यहाँ पर सामान को लाने ले जाने का जो काम करते हैं जिन गाड़ियों द्वारा, उनमें बढ़ोतरी की गई है। अब ऐसे में समझ से परे है कि यात्री करे तो करे क्या, ये कंफ्यूजन इतना ज्यादा क्यों है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है इस मुद्दे पर डिबेट करना और समझना इस मुद्दे को कि आखिर अब यात्रियों के लिए रास्ता क्या बचा है और उन तक क्या मैसेज अब दिया जा रहा है सरकार द्वारा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। बीजेपी से सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, कांग्रेस से संदीप चमोली जी हैं और बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल जी हमारे साथ हैं और टैक्सी यूनियन अध्यक्ष हमारे साथ शेर सिंह राणा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत यहाँ पर सत्यवीर चौहान जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या माना जाए, क्या यात्री वाहनों में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है? कंफ्यूजन कितना ज्यादा है वो आप समझ गए होंगे रिपोर्ट के जरिए। रीना जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम और हरेला की आपके एचएनएन के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। और मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा कि मंत्री जी का भी बयान आया है कि अभी पत्रावलियाँ चल रही है और अंतिम जो अभी जो निर्णय होगा उनके माध्यम से वो मुख्यमंत्री तक उसको पहुँचाएंगे, उसके बाद जो ऐसा भी निर्णय होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा पिछले 2 साल में जिस प्रकार से परिवहन को घाटा हुआ, कि जिस प्रकार से एक बीमारी ने एक बहुत ही भयंकर अपने स्वरूप लिया और जिससे कि परिवहन विभाग ने उद्योग धन से लेकर सभी चौपटे, मगर उस बीच में भी हमने परिवहन को सुदृढ़ किस प्रकार से किया जाए, जिस प्रकार से अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपने देखा होगा देहरादून से लेके सेलाकोई तक जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल बसें चली और वो पायलट प्रोजेक्ट बहुत सक्सेस हो रहा है और आने वाले दिनों में और अच्छी आपको इस तरह की बसें मिलेगी। और जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार के और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स आए हैं कि जो पुरानी कैटेगरी की जो बसेज हैं और उनको BS6 में अब नई बसें लानी। कहाँ आप
किराए की बात को लेके आप कहाँ चले गए कि ये बसें आएंगी, वो बसें आएंगी, वो बताइएगा सर, आगे बता दीजिएगा। मैंने आपको पूरा समय है, लेकिन पहला सवाल मेरा यही है कि जो कंफ्यूजन है यात्रियों में, और उन यात्रियों में से कई ऐसे लोग होंगे, व्यूअर्स होंगे जो इस डिबेट को देख रहे हैं, वो ये समझना चाह रहे होंगे कि अगर वो कल बाहर निकलते हैं और बस में सफर करते हैं तो क्या उन्हें वो पहले वाला किराया चुकाना होगा, या जो बढ़ोतरी हुई है जो आज फ्रंट पेज पर हेडलाइन थी अखबार में, उसे देना होगा। मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी किराए में इस प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ। जो पत्रावली है अभी केवल पत्रावली है, और जब तक वो मुझ तक नहीं आ जाती है उसके बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर किराए की जिस प्रकार की भी व्यवस्था होगी। और उन्होंने, मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, और आपने इंटरव्यू भी लिया उनका, कि स्पष्ट तौर से कहा है कि जो भी इस बीच में से रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि कम से कम बढ़ोतरी हो सके। मगर अभी तक इस तरीके का कोई, उन्होंने भी कहा है कि कोई निर्णय नहीं है। और मंत्री जी का जब बयान आ जाता है तो हम तो सब उन्हीं के, जो उनका जो विभाग जो निर्णय लेगा उसी ठीक आधार है। पे बयान देने के लिए अधिकारी। चलिए, ये स्पष्ट हो गया कि ज्यादा बढ़ा हुआ जो किराया है अगर किसी यात्री से मांगा जाता है तो वो ना दे, वो मंत्री जी का बयान दिखा दे। विजयवर्धन जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि खबर है कि बढ़ोतरी हो गई है, मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है, ऑन प्रोसेस है, लेकिन इस पर बात की जाएगी, क्या कहेंगे? किराए को तो बढ़ोतरी नहीं करी है, क्योंकि अभी जैसे कल जो है हमने तो अखबार के माध्यम से ही हमें पता चला है कि भाई ये यात्री किराया बढ़ गया है जी। इसके अंदर हमारी प्रतिक्रिया भाई आई है कि भाई ये यात्री किराया जो अभी हमारे हिसाब से भी हमें अभी कम लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड काल हुआ है और आपने देखा होगा सारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ध्वस्त हो चुका था, तो उसमें जो है अगर इस तरीके से अगर इन्होंने किराया बढ़ाया तो इसमें भी हमारी आपत्ति है। क्योंकि आप देखोगे कि हमारा जो है कम से कम 25% का तो हमारा जो है इंश्योरेंस बढ़ा है, स्पेयर पास बढ़े हैं, हर आदमी की कोरोना काल के बाद हर आदमी की दिहाड़ी बढ़ी है, और सिर्फ जो मोटर वाहन स्वामी है सिर्फ उसको नुकसान हुआ है। अगर ये हर साल, जैसे कि हमने पहले भी मांग रखी थी एसटी की बैठक में कि जो 3-3 या 6-6 महीने में एक समीक्षा कर ली जाती, तो हर महीने अगर हर 6 महीने में बैठक हो जाती तो उसमें अगर मान लो 5 या 7 या 10% अगर किराया बढ़ता तो ना तो उस समय यात्रियों पर ज़्यादा बोझ होता और ना ही हमें भी नुकसान उठाना पड़ता। अब दिक्कत क्या आती है कि अधिकारी जो है 2-2, 3-3 साल बाद जब बैठक करते हैं तो जो 3 साल की महंगाई का जो हर चीज़ का गैप होता है वो जब ज़्यादा पड़ता है तो उससे यात्रियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है और वाहन स्वामियों को भी। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की एक रोक लगनी चाहिए। और दूसरा है कि अभी हमने किराया नहीं बढ़ाया है क्योंकि जब तक कि हमारे पास आधिकारिक रूप से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। लेकिन हमने हाँ बस के मोटर वाहन स्वामी को हमने ये जरूर कहा है कि आप जो किराया निर्धारण जो अखबार के माध्यम से हुआ है उसमें आप स्लैब बना के रख लीजिए और जब सरकार द्वारा अधिकृत पुष्टि हो जाएगी तो हम किराया बढ़ा देंगे। ठीक है, शेर सिंह राणा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मैडम, सबसे पहले तो जो सरकार ने ये किराया बढ़ोतरी का जो एक ढोंग रचा है, हाँ। ये आम जो ट्रांसपोर्टर के खिलाफ है और जनता के खिलाफ तो है ही। अच्छा होता सरकार पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लेती, जिससे कि मोटर मालिक को भी और जनता को भी जो रिलीफ मिलता। पर इस चीज़ से क्या होगा, जनता और ट्रांसपोर्टर आपस में लड़ते रहेंगे। सरकार ने वो काम किया है आपस में लड़ाने का। इसलिए हम सरकार से अभी भी समय रहते हुए निवेदन करते हैं कि डीजल पेट्रोल जो है उसे जो है किसमें जीएसटी के दायरे में लिया जाए। जी ठीक है, मैं यहाँ पर रुक करूंगी संदीप चमोली जी का। संदीप चमोली जी, क्या समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन वाकई यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि अखबार को अगर हम देखें तो बढ़ोतरी है, मंत्री जी कह रहे हैं कि इसके बारे में भी उन्हें जानकारी अखबार से ही मिली है। क्या माना जाए, कल अगर कोई यात्री जाता है तो क्या होने वाला है फिर? जी, सबसे पहले तो यहाँ टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शेर सिंह राणा जी और विजयवर्धन भाई बैठे हैं, तो ये लोग जिम्मेदार अपने संगठनों के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने स्वयं कह दिया कि जब तक कोई आधिकारिक पत्र इनके पास नहीं पहुँचेगा तो तब तक ये किराया वृद्धि नहीं करेंगे। लेकिन जी किराया वृद्धि को आप आसानी से अगर समझेंगे तो लगभग 2 वर्ष बाद सरकार ने किराया बढ़ाया है। और जैसा कि विजय भाई ने बताया कि किराया बढ़ाते समय मुझे नहीं लगता कि अगर पत्रावली चल भी रही होगी तो हमारे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पद पर जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं उनमें से किसी को बुला के कोई सलाह मशवरा किया गया होगा। दूसरी बात रीना जी, एकाएक आप ये जो किराया का मामला है ये मध्यम वर्ग व्यक्ति का मामला है। इसका सीधा असर उस व्यक्ति पे पड़ता है
मध्यम वर्ग के व्यक्ति पड़ता है, गरीब आदमी पे पड़ता है। जो मोटर वाहन जो व्यक्ति सक्षम है वो तो अपना यूज़ करता है रीना जी। जो मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के लोग हैं वो प्राइवेट वाहनों को यूज़ करते हैं, टैक्सियों को यूज़ करते हैं, बसों में संचालित बसों में जाते हैं। रीना जी मैं देख रहा था उस किराया में कम से कम 1000 रुपये तो किराया पिथौरागढ़ का हो गया। 25 से 27% की वृद्धि उस किराए में हुई है। तो एकाएक इतनी वृद्धि करना ये सरकार की कोई सही पॉलिसी नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको किराया बढ़ाना है तो किराया वृद्धि के आप स्लैब तय रखिए, साल में 2 बार बढ़ाइए, 3 बार बढ़ाइए, जिससे कि बढ़ने वाले को भी ज़्यादा असर ना पड़े। और मोटर मालिक तो बेचारे इस कोरोना काल में बहुत परेशान रहे, प्रताड़ित रहे, परेशान रहे, काम बंद रहा। सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यवसायी जिस पे असर पड़ा तो परिवहन व्यवसाय था, जब यातायाती सरकार ने चक्का जाम कर दिया। दूसरी बात ना जी, सीधे सीधे शेर सिंह राणा जी ने कहा इस टाइम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल निरंतर सस्ता हो रहा है। तो या तो अगर आप जनता को रिलीफ देना चाहते हैं तो भैया ये जो मोटर मालिक हैं, ये अध्यक्ष यूनियन के बैठे हैं दोनों, ये भी तो जनता ही है। या तो आप पेट्रोल डीजल को सस्ता कीजिए। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं करेंगे, ये महंगा खरीदेंगे, तो किराए के लिए निश्चित ही जनता से ही लड़ेंगे। लेकिन सरकार किस मूड में है, क्या समझ सरकार- में आ रहा है विपक्ष को? क्योंकि मंत्री जी का ये बयान ये बताता है कि वो विचार करेंगे अभी इस पर। रीना जी, मंत्री जी के विचार शब्दों से आप ये मतलब निकाल लिए, पॉलिटिकल सप्ते 3 से 4 दिन में इस प्रदेश में किराया बढ़ने वाला है। किराया भी उतना ही बढ़ने वाला जो अखबारों में आया है। राष्ट्रीय अखबारों में अगर कोई खबर छपी है तो मानक के साथ जो पत्रकार अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, कहीं से सूचना जुटा के उसे जुटाई होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार ने आम आदमी से बात की, न सरकार ने किसी टैक्सी यूनियन वाले अध्यक्ष से या किसी भी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल किसी साथी से बात की। अरे जब वो कह रहे हैं सीधा सीधा टकराव तो जनता और मोटर मालिक का होगा ना। मंत्री जी ने तो एक आदेश दिखा दिया, कौन कौन इसको किस ने देखा है, कौन कौन अपने फोन पे से दिखाता रहेगा। अरे एक आम आदमी और ड्राइवर कंडक्टर की लड़ाई होगी कि भैया किराया नहीं बढ़ा, ये नहीं बढ़ा। सरकार जब इतना बड़ा समंजस है, इसकी चर्चा हम टीवी पे कर रहे हैं, तो एक परिवहन आयुक्त तो आज एक चिट्ठी जारी कर देते हैं कि भैया अभी किराया नहीं बढ़ा, उसमें चल रहा है, अखबारों से भ्रमित ना हो, नया किराया जब अब बढ़ाया जाएगा तो ऐसे ऐसे करके ये जारी किया जाएगा। लेकिन रीना जी पूरा आप मसौदा देखेंगे वही सरकार का जो सिस्टम है। माननीय मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन अगर सही में किराया नहीं बढ़ रहा है तो एक नोटिफिकेशन जारी लेकिन ये भी तो समझने वाली बात है ना चमोली जी कि मंत्री जी को ही नहीं पता, ये पूरी विज्ञप्ति आ जाती है, इसमें पूरी दरें दिखाई गई हैं। मंत्री जी को तो कुछ भी नहीं पता। ये उस प्रदेश के मंत्री हैं। जब इस प्रदेश में आग लगी थी तो वन मंत्री दुबई में आग बुझा रहे थे। जब यहाँ पर्यटन चल रहा था तो यहाँ के पर्यटन मंत्री दुबई में पर्यटन कर रहे थे। ये तो इस प्रदेश की विडंबना है ना रीना जी, ये तो फेलियर है सरकार का। जब स्वयं मंत्री ये कहते हैं मुझे किसी दर का ही नहीं पता। अरे आप मंत्री का मतलब आप उस परिवहन विभाग के स्वामी हैं, मालिक हैं, नॉलेज है। आपके हिसाब से पत्रावाली बनेगी, आपके हिसाब से बताइए मंत्री जी को। अगर बड़े दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, अगर मंत्री जी ये कहें कि मुझे कोई जानकारी नहीं, ठीक है, जानकारी आपको, इसका मतलब सरकार से आपका सामंजस्य नहीं है। हाँ। सरकार से आपका तालमेल नहीं है, अधिकारियों से आपका तालमेल नहीं है। ठीक है, मैं रुक रही हूँ जय सिंह रावत जी का। जय सिंह रावत जी क्या कहेंगे आज की इस हेडलाइन को पढ़कर, क्योंकि समझ में तो यही आता है कि बढ़ोतरी जो है वो हुई है और विज्ञप्ति भी जो जारी की गई है उसमें भी पूरी डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन मंत्री जी का वहीं दूसरी तरफ इस तरीके का बयान। ये तो बड़ा गंभीर बात है। देखिए एक चीज है, हर चीज के जब रेट बढ़ते हैं तो बसों के किराए बढ़ते हैं, पहली बार नहीं बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक कितना जंप करेगा इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि आप जानते हैं एक तो कॉमन आदमी, बड़े बड़े लोग तो अपनी कारों में चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, रेलों में भी एसी में चलते हैं, तो बसों में कौन चलता है? आम आदमी चलता है, लोअर मिडिल क्लास चलता है, तो उसको ज्यादा असर पड़ेगा। दूसरा माल भाड़े पर जो है बहुत ज्यादा एकदम पड़ गया है, मेरे ख्याल से 38% माल भाड़े का इतना बढ़ने का मतलब सीधा महंगाई, और महंगाई वैसे भी समस्या, गंभीर समस्या है, और इसके बाद माल भाड़े पर इतना बढ़ेगा तो इसका मतलब महंगाई और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद कि ये बात की मंत्री जी को पता नहीं, अगर मंत्री जी को पता नहीं, बिना मंत्री जी के नॉलेज के इतना बड़ा डिसीजन परिवहन विभाग ने ले लिया, ये तो बहुत गंभीर बात है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी अपने आप कैसे ये काम कर सकती, क्योंकि मंत्री है तो मंत्री तो जनता का प्रतिनिधि होता है। मंत्री को जवाब अपनी जनता के साथ, सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है, विधानसभा को जवाब देना पड़ता है,
सरकार को या किसी पार्टी को फिर वोट मांगने जनता के पास जाना पड़ता है। जनता उनको इसलिए चुनती है कि उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करे, उनकी समस्याओं को समझे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, वो मशीन की तरह काम करती है कि उसमें कोई भावनाओं की बात तो उसमें होती नहीं। भावना इस पक्ष में होती है कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनको पता नहीं चलेगा और इतने बड़े डिसीजन हो जाएंगे तो ये तो बड़े गंभीर विषय है, इसका तो होना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक और मंत्रियों की भी ये शिकायतें आ रही है कि भई हमको ब्यूरोक्रेसी पूछ नहीं रही है, तो मुख्यमंत्री जी को इस पर करना चाहिए। लेकिन ये किराए का अचानक इतना बढ़ाना, मेरे ख्याल देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ना है। जब पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा तो बसों के किराए बढ़ेंगे, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है। तो लेकिन अब आपने देखते हो अन्न का भी तो होता है, उसके लिए भी सरकार इंतजाम करती है, क्योंकि अन्न सभी को जरूरत होती है, आम आदमी को जरूरत है, अमीर गरीब सभी को जरूरत होती है, तो इसलिए कुछ सब्सिडाइज कर देते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अनाज की कीमतें बहुत ज्यादा न बढ़ पाए। इसी तरह देखिए इनका तो कौन है, उत्तराखंड में आप जानते हैं कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। इससे बड़ा उद्योग उत्तराखंड में कोई नहीं है, जिसमें लाखों परिवार, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो इसको अगर आप इनका हित भी नहीं देखेंगे और जो कम्यूटर का हित भी नहीं देखेंगे, ये तो बहुत बहुत पेचीदा मामला था, बहुत संवेदनशील मामला था। और इस पर तो सरकार को बहुत विचार पर के प्रदेश स्तर की एक बहस शुरू होती और सबके हितों को, कम्यूटर के हितों को भी देखते, ट्रांसपोर्टरों के हितों को भी देखते, क्योंकि उस व्यवसाय से भी लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कभी कितनी बार गाड़ियां, 1 लाख गाड़ियां भी यहाँ पर नहीं होती, अब तो कई इतनी सारी गाड़ियां हो गई, आप इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी। आपका उसका बसें हैं, आपके टैक्सियां हैं, आपके ट्रक हैं और सारी चीजें हैं। तो इस इंडस्ट्री को, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री को, मुझे लगता है सरकार को पता नहीं कि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसको सबसे बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर देखें, इस पे स्पेशल अटेंशन रखे जाने की जरूरत है, क्योंकि इसका सीधा असर एक तो आम जनता पर पड़ रहा है, इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है और जनता की सुविधाओं पर पड़ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इसको बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए और जो भी हो सब पक्ष से बात करके ठीक है पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रांसपोर्ट को डुबो भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी को डुबो देंगे। बिल्कुल, कुछ बीच का रास्ता, कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल सत्यवीर चौहान जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि विभाग के मंत्री को ही इसकी जानकारी नहीं होती है, यानी कि अधिकारी अपने आप में काम कर रहे हैं क्या, अपने आप में पूरा प्रोसेस चल रहा है। दूसरा ये कि अगर बढ़ोतरी की गई है जो कि लाजमी है, लेकिन इतना ज्यादा इजाफा हो जाएगा जिससे आम जनता पहले से ही त्रस्त है। यहाँ पर मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसमें एक आपके पैनल में जुड़े हुए हैं विजय जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पास इस तरह का कोई अभी आदेश उन तक भी नहीं पहुंचा है। तो किस प्रकार से मान ले कि अभी किराया बढ़ा है, मंत्री जी ने खुद आके बोल दिया। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, विज्ञप्ति जारी की गई है, विज्ञप्ति क्या है फिर? विज्ञप्ति जारी होगी। अरे उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि अभी इस पे निर्णय नहीं हुआ है और हम तक अभी तक पत्रावली भी पहुंची नहीं है, और अब जब जिस पर निर्णय होगा, और मुख्यमंत्री के मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मंत्री जी तो कह रहे कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। अरे तो ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है ना कि अगर आप यहाँ लिस्ट भी जारी कर रहे हैं सर, ये देखिए लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट, अब मेरी बात, विज्ञप्ति जारी की गई है, मेरी बात सुन लीजिए। मंत्री जी ने आके बोल दिया है, और हमारे यहाँ मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पिछले 2 साल में भी बता दीजिए कि परिवहन में किसी भी व्यक्ति को निकाला हो, किसी की आय कम करी हो और परिवहन को जो पैसा देना हो उसको ना दिया गया हो। हमारे यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी जुम्मा पंजाब में इनकी सरकार गई है, किस प्रकार की, सुन लीजिए अब सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल का आप जवाब तो दीजिए। आप चले जाइएगा पंजाब में, आपने मंत्री जी का बयान ले लिया ना, ले लिया, यही तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना कि एक तरफ तो आप विज्ञप्ति जारी करते हैं, दूसरी तरफ मंत्री जी ये बात कहते हैं, तो अनजान कौन है? 2 दिन पहले मंत्री जी अनजान है? रीना जी, हमने तो 2 दिन पहले 143 करोड़ गन्ना किसानों का भी रिलीज किया है। उत्तराखंड के इतिहास में इस पहली बार हुआ है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इसमें जो मंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर और इस विषय में जो भी होगा और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। चलिए अपनी बात पूरी कीजिएगा, रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, रुकना पड़ा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। किराया बढ़ा दिया गया लेकिन मंत्री जी अनजान है, इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और
और सत्यवीर चौहान जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कर सकते हैं आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मंत्री जी ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड के जनमानस को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा वो देखते हुए लिया जाएगा कि किस प्रकार से वो सभी के हित में हो। दूसरा मैं ये कहना नहीं, चाहूँगा, तो इसमें मेरा एक सवाल है कि जो हम देख रहे हैं, जो दरें बताई गई हैं, इतनी फीसदी बढ़ोतरी, ये किसने तैयार किया फिर? अब देखो जिन्होंने ये अखबारों में छापा है ये आपसे ज़्यादा बता सकते हैं कि विज्ञप्ति जारी हुई है। देखो अभी मंत्री जी ने कह दिया है, उनसे बढ़कर मैं भी नहीं हूँ, मैं मात्र एक प्रवक्ता हूँ और उनके पास सारी जानकारियाँ रहती है। हाँ। उनके पास पूरे अपने विभाग की जानकारी रहती है। वो अब हमारे सिस्टम में भाई इस तरीके से अगर कोई काम कर रहा है या कोई अधिकारी कर रहा है तो वो पूर्णतः मंत्री जी को बताएगा जाके कि भाई इस प्रकार का हमने निर्णय लिया है, जिस Obvious प्रकार है। हाँ। निर्णय लिया है। और मंत्री जी ने बोला है अभी तक मुझ तक वो पत्रावली नहीं पहुंची है, जैसी मेरे पास वो पत्रावली पहुंचती है उस पर जिस प्रकार की कार्रवाई करनी होगी और मुख्यमंत्री के संज्ञान में रहते हुए हमसे वो कार्य करेंगे। और पिछले 2 साल में आप ये बता दीजिए, कोविड के काल में भी हमने परिवहन के जितने भी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आपके गवर्नमेंट हो, चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, हमने किसी को भी अगर डूबने नहीं दिया उस क्षेत्र में। और हमने उनके लिए बजट का प्रावधान करते हुए उनको सहायता मुहैया कराई। और ये 2 साल में हमने ये भी देखा कि लोगों की आय घटी है। और सबको पता है कि कोविड के काल में बहुत सारी लोगों की नौकरियां भी गई है, बहुत सारी दिक्कतें भी आई है। अब धीरे धीरे पटरी पर जीवन आ रहा है। और पिछले 2 साल में यही देखते हुए हमारी सरकार का जो दायित्व बनता था कि भाई इन दरों को ना बढ़ाया जाए, उनको नहीं बढ़ाया। सरकार ने वो बोझ झेला और उससे परिवहन विभाग को जो घाटा हुआ वो भी घाटा हुआ। और अभी जिस प्रकार के जो मानक आ रहे हैं परिवहन के, जो अंतर्राष्ट्रीय चाहे भारत के जो मानक आ रहे हैं कि बसों को, जो आपने अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट भी हुई थी कि भाई बसों का जो अपग्रेडेशन है B6 में उसको लाना, उस और भी आपने कल परसों देखा अखबार में छपा है कि 141 ऐसी बसें हैं जो CNG की लाई जाएगी। और ये सब पायलट प्रोजेक्ट पे लाया जाएगा और किस प्रकार से यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जो अब आज की अखबार में पहली हेडलाइन है उसे आप देखो, मंत्री जी के बयान से मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं वो आधिकारिक है उसके लिए। और वो माना जाए कि मंत्री जी अनजान हो शायद इस बात से, मंत्री जी बिल्कुल कि उनके अनजान विभाग में काम क्या चल रहा है। नहीं, बिल्कुल मंत्री जी अनजान नहीं है। और वो उन्होंने कहा है कि पत्रावली चली होगी, मुझ तक पहुंचेगी, जो मुझ तक पहुंचने का माध्यम होगा, जैसी मेरे पास पहुंचेगी उसके बाद जो भी निर्णय होंगे वो आपसे कहीं छुपे नहीं होंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये निर्णय मेरा ही नहीं होगा, प्रदेश के मुखिया तक इस विषय से अवगत कराया जाएगा उनको, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार की व्यवस्था और किस प्रकार का रास्ता निकाला जाए जिससे कि कम से कम बोझ पड़े और यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतें न हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि परिवहन के क्षेत्र में जिस प्रकार का अपग्रेडेशन हो रहा है वो सराहनीय है। चाहे वो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि CNG और जिस प्रकार के हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इलेक्ट्रिकल बसें चलाई है और आने वाले समय पे और अच्छी बसें दिखेगी इसी तरह की, और इसकी लोगों ने सराहना भी की है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने जिस प्रकार से रोडों का काम किया है उससे भी देखो कॉस्ट बढ़ती है और लोगों का मानना यह है कि कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़े मगर हमको इस प्रकार की सुविधाएं चाहिए कि हम जितना पे कर रहे हैं उस तरह के हमें सुविधा मिले। सरकार बिल्कुल उस तरफ ध्यान है और निरंतर आने वाले समय में परिवहन के क्षेत्र में अच्छा काम किया जाएगा। हम उस तरीके के नहीं है कि पंजाब में इनकी सरकार थी, जुम्मा भी सरकार गई है, वहां पर किस प्रकार के आंदोलन हुए, यहाँ पर 2 साल में इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं दिखा, जबकि परिवहन में इस प्रकार का बिल्कुल एक ठप हो गया था। उसके बाद भी हमने उसको मजबूती से आगे बढ़ाया और एक स्पेशल पैकेज का और बजट का धामी जी ने उसका निर्णय लिया था, चाहे टूरिज्म सेक्टर में चाहे आपके परिवहन सेक्टर में, हमने सबको दिया। यहाँ तक कि जो हमारे पुजारी थे उनको भी दिया कि भाई जो अभी पूरी व्यवस्थाएं चरमराई है किस प्रकार से सरकार का जो धर्म है और राज्य धर्म है उसको किस प्रकार से निभाया जाए, उसको हमने पूर्णतः निभाया। और आने वाले समय में जिस प्रकार की परिवहन निगम चाहता है उस और सरकार बढ़ेगी। ठीक है विजयवर्धन जी, जो हम देख रहे हैं हेडलाइन, क्या अभी तक आप लोगों के पास इससे जुड़ी कौन सी जानकारी आ पाई है? क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है इससे जुड़ी आप लोगों के पास? क्या आप लोगों को कहा है कि किराया बढ़ा दिया जाए या फिर इंतजार अभी कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो यह है कि देखो उत्तराखंड में जो है मेन, जो उत्तराखंड में जो सरकार की जो रीढ़ मानी जाती है वो पर्यटन है, होटल है और आपका जो है शराब व्यवसाय है। आप ये देखोगे पर्यटन का है, चाहे होटल है, चाहे परिवहन है, अगर इसमें अगर बढ़ोतरी जिस तरीके से हुई है कि अब जो कागज़ भी मेरे पास हैं, मेरे पास भी कागज़ अवेलेबल है, लेकिन उसमें यह है कि इसमें नोटिफिकेशन ऊपर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर यह माना जाए कि अगर प्रेस को कहीं गया है कोई चीज़ और ये अखबार में छप के आई है तो कहीं ना आधिकारिक तौर पे कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि होती होगी, तभी ऐसे छापा है। सचिव का स्टेटमेंट भी है।
हाँ लेकिन उसमें सबसे पहला ये है कि आप ये देखोगे कि सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर यात्री किराया बढ़ता है तो बहुत शोरगुल होता है। आप ये देखोगे सरकार ने अगर धीरे धीरे 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए करके अगर सिलेंडर को 1100 रुपए के आसपास कर दिया है तो वो सबको अच्छा लगता है क्योंकि धीरे धीरे बढ़ा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा दालें हैं, दलहन है, सब कुछ है, सब में जो है बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जहाँ पर अगर यात्री किराए की बात आती है तो सारे उत्तराखंड में इस तरह से माहौल बन जाता है कि जैसे कि अगर यात्री के किराया बढ़ेगा तो लोगों पे इसी का भार रहेगा, जबकि ये भार तो महंगाई का सब चीज़ों में है। अब आप ये लगाओ कि अगर हमारा जो किराया है 1-2 रुपए बढ़ा है अभी इनके हिसाब से, उसमें भी हमें आपत्ति है। और जहाँ तक अभी ये जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बड़ा इस सिस्टम ला रहे हैं कि हमने अभी सीएनजी के लिए, आपको पता होगा सीएनजी की अगर गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो आपने देखा होगा लाइन लगा के सुबह से शाम तक सीएनजी भरी जाती है, क्योंकि अभी ना कोई पेट्रोल पंप है ना कोई ऐसी व्यवस्था है। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था होती तो हम खुद जो है इसमें जो है हम सीएनजी लाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें खुद डीजल में बहुत मार पड़ रही है बसों में। अच्छा, दूसरा जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बस की बात कर रही है, आपको पता है इलेक्ट्रिक बस को ये प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। जब मैंने शुरू में आरटीआई भी लगाई थी, जब 5 बसें आई थी, उस समय भी जो औसतन एवरेज था, अगर इनको 10 साल का एग्रीमेंट था तो कम से कम जो ये इलेक्ट्रिक बस थी 100 करोड़ के घाटे में होती। और अभी भी मैंने लगाई हुई है। अभी आप क्या पता है 1 हफ्ते में मैं इसका खुलासा भी कर दूं कि कितने लॉसेस पे चल रही है। अगर कोई कंपनी लॉसेस पे चल रही है उसको तो सरकार सब्सिडी दे के काम कर रही है। और अगर परिवहन व्यवसायियों को व्यवसाय को अगर दिक्कत पड़ रही है, आप ये देखोगे हमारी कोविड से पहले हमारे 319 परमिट थे शहर के अंदर सिटी बसों के। कोविड से पहले हमारी 270 सिटी बसें चलती थी। कोविड के बाद आज ये हाल है कि 160 से 170 बसें अभी चल रही है। ना तो लोगों का ध्यान जाता है, ना आम जो परिवहन व्यवसाय में जो व्यवसायी है वो अपनी पीड़ा किसको बताए कि भाई मुझे लॉसेस हो गए और मैंने गाड़ियां बेच दी है। इस तरफ भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक बसों को अगर सरकार बढ़ावा दे रही है, बाहर की कंपनियों को सब्सिडी दे रही है, तो क्यों ना यहाँ की बसों को अगर सीएनजी कराया जाए। हम सीएनजी के लिए तैयार है, हमें भी सब्सिडी दे सरकार, और हम जो है सीएनजी चलाएंगे, जिससे कि यहाँ का जो है पॉल्यूशन भी कम होगा और कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा, इस किराए को भी माना जाए तो आप ये लगाओ कि इलेक्ट्रिक बस का किराया नहीं बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक बस का किराया हमसे कम है और आज की डेट में हमारा किराया सिटी बस का ज़्यादा है। तो आप ये लगा लो जो 90 लाख से 1.25 करोड़ की बस है एसी बस, आदमी उसमें बैठेगा या 15 लाख की ऑर्डिनरी बस में बैठेगा। तो हमें सरकार ने अगर इस तरह से भी किराया बढ़ाया और इलेक्ट्रिक बस का किराया नहीं बढ़ाया तो कहीं ना कहीं सरकार हमारे रोजगार को भी खत्म करने की कोशिश कर। अच्छा ठीक है, क्योंकि विजय जी देखिए जितना इजाफा बताया जा रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन अभी सामने आई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इस पर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। वहीं मंत्री जी का जो बयान है वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस पर विचार करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस पर इसी पर स्टैंप लगा देना चाहिए जितनी की इंफॉर्मेशन अभी निकलकर सामने आई है, या फिर इसमें थोड़ा सा कम बेसी होनी चाहिए? हाँ, मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे हमारे जो सम्मानित लोग हैं बैठे हुए कह रहे हैं किराया ज्यादा है। आप ये बताओ, जब 2019 से पहले पेट्रोल जो डीजल था 68 रुपए था, और अभी जो है थोड़े दिन पहले 100 रुपए के आसपास डीजल आ गया था। आज की डेट पे चलो 90 रुपए या 91 रुपए के आसपास डीजल है। तो आप उसकी डीजल की औसत देख लो। डीजल के अलावा आप ये मत सोचना, डीजल के अलावा अगर हमारे को मान लो अगर 100, 500, 1000 रुपए भी बचते हैं अगर आज की डेट पे भी गाड़ियों में, तो आप ये लगा लो कि क्या उसके अलावा डीजल के अलावा हमारा और जो हम लोग रोजी रोटी के लिए क्या हम गैस सिलेंडर नहीं खरीदेंगे, क्या हम दलहन नहीं लेंगे? और हमारे जितने ड्राइवर कंडक्टर हैं आप ये लगा लो, हमने किराया नहीं बढ़ाया है लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा दी है। वो कहते हैं कि हम कम में काम नहीं करेंगे क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, हमें तो अपने जो है तनख्वाह हमें ज़्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की अगर किराया नहीं बढ़ाया हुआ है और सब आदमियों ने अपने किराए अपने जहाँ पर उनका जो उनकी अपने रोजगार की स्थिति है या उनका अपना साधन है सबने बढ़ाया। आप ये लगा लो कि टायर है, टायर पहले 11-12 हज़ार का, आज 18,000 रुपये की जोड़ी है। आप लगाओ स्पेयर पार्ट्स में कम से कम 20 से 25% का इजाफा हुआ है स्पेयर पार्ट्स में। आप तो ये लगा लो, डेंटिंग पेंटिंग लगा लो, हमारी जो एक बस है उससे कम 10 से 12 लोगों का रोजगार जुड़ा रहता है। सिर्फ परिवहन व्यवसाय के अलावा सबने अपना रेट बढ़ा दिया है। यानी कि जो रेट सामने रखे गए हैं इस पर स्टैंप लगा देना चाहिए, आपका ये कहना है। शेर सिंह राणा जी, मैं आपका रुख करूंगी, आपका क्या कहना है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते कि यही वो रेट रखे जाएंगे जब मंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि इस बारे में कोई सोच विचार ही नहीं किया गया है। देखिए मैडम, ऐसा है कि सबसे पहले सरकार के अंदर जो है तालमेल की कमी है। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर ने हमसे जो मांगा हमने दिया है। हमारा एक सवाल है
बीजेपी सरकार से कि ड्राइवरों को कोरोना काल में कहा गया था कि 2000 प्रति ड्राइवर को हम 6 महीने तक देंगे। क्या इस गवर्नमेंट ने 6 महीने तक दिया? हो एक एक किस्त है, किसी की 2 किस्त है, 6 महीने का किसी को नहीं मिला अभी तक। इसलिए इनकी कथनी और करनी में अंतर है। हमारा सीधे सीधे सरकार पे आरोप है कि अगर ट्रांसपोर्ट को बचाए रखना और जनता की पे महंगाई का बोझ कम पड़े तो इसके लिए जो पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी। हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी मंत्री जी अभी इस चीज़ को मंत्री जी कह रहे हैं मेरे पास फाइल आएगी। हाँ। तो इसका मतलब बिना प्लानिंग का हुआ। इसके लिए सीधी सीधी सरकार जो है दोषी है। सरकार इस चीज़ से बच नहीं सकती है। ठीक है, संदीप चमोली जी, क्या समझ में आ रहा है इन तमाम जो रीना चीजें चल रही जी, हैं? रीना जी, इस चीज को हमें समझने में इतनी कठिनाई मेरा मानना है कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि अधिकारी और मंत्रियों के बीच कितना तालमेल इस सरकार में, इसको आप समझ सकते हैं रेखा आर्या जी के वक्तव्य से, जब उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं हस्तांतरण कैसे होगी, क्या मेरे विभाग में हो रहा है। आप सतपाल महाराज से समझ सकते हैं जो कहते हैं कि मेरे अधिकारी, मेरे पर्यटन के अधिकारी मेरी सुन नहीं रहेंगे। आप इनके अधिक वो विधायकों के स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं कि सरकार किस दिशा में चल रही है। एक तरफ तो रीना जी अधिकृत न्यूज़पेपरों में एकदम आप मानिए कि यही लिस्ट होगी, चाहे 3 दिन बाद जारी हो, लिस्ट जारी हो जाती है। लिस्ट भैया आपके अधिकारी ने तो बनाई होगी ना, लिस्ट जारी हो जाती है। सेम उसके विपरीत जो विभाग के मठाधीश हैं, विभाग के मंत्री हैं, उनको नहीं पता कि ये लिस्ट कहाँ से आई है। दूसरी बात मैं रीना जी कहना चाहूँगा कि किस प्रकार का रोडवेज का संचालन हमारी भाजपा की सरकार कर रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस साल 2021 में 21-22 में जो भाजपा का जो संचालन है, आप समझ सकती हैं जो हमारा जो रोडवेज का कम से कम जो घाटा है वो 161 करोड़ 53,56,000 रुपए। और ये कहते हैं कि हमने सीएनजी चला दी, हमने ये चला दी, हमने वो चला दी। अरे आप सीएनजी चला के क्या इस प्रदेश के जो गरीब, अरे हम परवड़ते अमूल के लोग हैं, हमारे यहाँ हर व्यक्ति का व्यवसाय कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, परिवहन से जुड़ा हुआ है। हम भी जब गांव से रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ भी हर दूसरे घर के व्यक्ति पे एक बाड़ में एक मैक्स होती है और उस मैक्स से संचालन करके अपने परिवार का संचालन करता है। और सही में हम इस वक्तव्य के साथ हैं कि जब डीजल 100 रुपये लीटर मिल रहा है, 90 रुपये लीटर मिल रहा है, तो क्यों ना किराया बढ़ाया जाए। लेकिन किराया बढ़ाने के साथ साथ सरकार अगर इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने में जिसकी कीमत 50 से 60 करोड़ रुपए है, उसमें 20-30 लाख की सब्सिडी दे रही है, और जबकि वो कई जगह वो कंपनी फेल हो चुकी है, सब्सिडी दे रही है, तो क्यों ना हमारे परिवहन जो मोटर स्वामी रीना जी, हमारा व्यवसाय है क्या, होटल और परिवहन हमारे यहाँ ये व्यवसाय है, इनको भी सब्सिडी देने का काम करें। अरे आप जनता और परिवहन मालिक जो मोटर मालिक है उनको क्यों खलनायक बना रहे हैं। आप किराया 3-3, 4-4 महीने में बढ़ाते, आपने किस टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष को बुलाया। और ये मतलब इस आप समझ सकती हैं कि एक तरफ अखबार में गजट जारी हो रहा है कि हमारा किराया ये है, हमारा किराया ये है, जनता ने मान भी लिया, और दूसरी तरफ मंत्री जी को पता ही नहीं हो, कह रहे फाइल आएगी, पास होगी। अरे तो अखबार में कहां से चलेगा भैया। आप यानी आपका विभाग जो है वो आपसे पूछ के नहीं चलता। ये तो गोपनीय चीजें, आपने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। ये तो गोपनीय, अति गोपनीय चीज थी, आपने भ्रम की स्थिति पैदा की। और किस मोटर मालिक या किस यूनियन के अध्यक्ष को बुला के आपने चर्चा की? कोई चर्चा नहीं की रीना जी। कल ये फाइल जो है वो अब मंत्री जी के पास आ जाएगी, क्योंकि मामला मीडिया ने उठा दिया, उसके बाद सीएम साहब पे जाएगी और ये पास हो जाएगी। अरे आप जनता और मोटर मालिकों के बीच एक खाई खोदने का काम कर रहे हैं। अगर आपको सच में इस राज्य के आप हितैषी हैं, क्योंकि रीना जी हमारे यहाँ कम से कम 60% लोग आज भी सुबह रोडवेज पकड़ते हैं, प्राइवेट वाहन पकड़ते हैं। आज भी आप रिस्ना पुल पे जाएंगे, मैक्स में भीड़ लगी रहती है पहाड़ जाने वाले लोगों की, तो आज भी मध्यम वर्ग का व्यक्ति इनको यूज करता है। तो आप जो जनता और जो मोटर मालिक, भूस्वामी मालिक, कंडक्टर है, उनके बीच खाई ना बनाइए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक जो करोड़ों की बसें उनको खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है कि आप इन मोटर मालिकों को सब्सिडी दें और जनता को भी रिलीफ देने का काम करें। ठीक है, जयसिंह रावत जी, हाँ रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। जयसिंह रावत जी, क्या इसी पर स्टैंप लगाया जाएगा या फिर सोच विचार किया जाएगा, क्योंकि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी नहीं है तो इसका मतलब तो बहुत अच्छे से इसे पहले पूरी प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद इसे जारी किया जाएगा, लेकिन पहले से ही रेट तय हो चुके हैं। तो अब क्या लग रहा है, अगला कदम कैसे उठाया जाएगा इस पर? ना ये इससे केवल एक एजेंसी नहीं जुड़ी हुई है, आपका सरकार का स्टेट रोड रोडवेज जिसे कहते हैं वो इससे जुड़ा हुआ है, जीएमओयू वाले जुड़े हैं, टीजीएमओयू इससे जुड़ा हुआ है, कुमाऊं साइड से केमू जुड़ा हुआ है, इसके बाद ट्रक ऑपरेटर्स जुड़े हुए हैं,
टैक्सी मैक्सी जो ऑपरेटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। इतने सारे संगठन, इतने ज्यादा को एक कोई बिना सरकार की अनुमति के ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और बिना उसके कोई मतलब सचिव स्तर पर भी कैसे फैसले, बिना कैबिनेट के फैसले के कैसे तय हो सकता है? मैं तो हैरान हूँ कैसे कि मंत्री जी को पता नहीं। अगर मंत्री जी को पता नहीं है तो ये तो बड़ा गंभीर बात है। मतलब मंत्री, या तो मंत्री जी बेखबर है या मंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है, या तो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। दोनों स्थितियों में किसको मार पड़ेगी? जनता को पड़ेगी, परेशानी होती है। हम नहीं चाहते। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो ट्रांसपोर्ट उद्योग है। हमारे यहाँ तो पहाड़ों में क्या होते थे, पहले नौकरी के लिए या तो फौज में जाते थे या तो फिर ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर बनते थे। वो क्लीनर धीरे धीरे सीखते थे, ड्राइवर बन जाते थे, वो रोजगार था। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे मास्टर बन जाते थे, यही तो होता था। बाकी खेती बाड़ी करते थे। तो ये हमारे यहाँ तो रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। पिछली बार कोरोना में क्या हुआ, लोगों ने सब अपने सरेंडर कर दिए टैक्स की वजह से। लाइसेंस जो परमिट होते हैं तो उतने सारे को परमिट भी आसानी से नहीं लिए गए। आपको पता है, लोगों को वहां रिश्वत देनी पड़ी परमिट सरेंडर करने के लिए कि भैया हम क्या करेंगे इस परमिट का, परमिट रहेगा तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो तब सरकार को सोचना चाहिए था कि भाई टैक्स को, जब इनके कुछ चल ही नहीं रहा तो कुछ दिन के लिए कम से कम टैक्स तो सस्पेंड करते, क्योंकि जब हो ही नहीं रहा है तो इस इंडस्ट्री को भी बचाना है, हर आम आदमी को भी बचाना है। तो इतना बड़ा फैसला अगर मंत्री जी को पता नहीं है तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इस विषय पर तो सरकार को तत्काल सोचना चाहिए कि आखिर ये रिलीज कैसे हो गई, ये सारी बातें सब ये हो गया, ये आज से हो गया तो कर देंगे लोग, वो कर देंगे। दूसरी बात ये जो महत्वपूर्ण बात है कि सब देखिए, किराया तो बढ़ेगा, हर चीज बढ़ रही है। कोई आज थोड़ी बढ़ रहा, बसों किराया, टैक्स उसका बढ़ रहा है, वो तो निरंतर प्रक्रिया। कांग्रेस के जमाने में बढ़ा, उससे पहले बढ़ता, वो बढ़ता, लेकिन एक लिमिट के हिसाब से जितना लोग सह सके, बाकी चीजें के साथ थोड़ा सा होना चाहिए था। अब जब डीजल की कीमत इतने बढ़ जाएंगे, आप बताओ, पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या वो 100 से ऊपर पार कर गए उसके बाद, तो उसको देखेंगे नहीं। और क्या करेंगे यार, सस्ती लोकप्रियता के लिए हमारे पहाड़ को बर्बाद कर दिया ये मुफ्त राशन के चक्कर में। खेती बर्बाद होगी, फोकट में गेहूं मिल रहा, फोकट में आपका चावल मिल रहा, लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो काय के लिए दे रहे हैं वो फोकट में? क्योंकि वो आपको वो चाहिए, बिना मतलब कोई लुटवाने के लिए आप, अरे जितना पैसा वहां लगा रहे हैं यहाँ पर लगाते हैं ताकि कीमतें सस्ती हो जाएं, ट्रांसपोर्ट वालों को सब्सिडी दो। उसके बाद ये सारी चीजें अभी बता रहे थे कि आपने कोरोना में कहा कि ड्राइवर कंडक्टर, वो हमें पता ना, मेरे गांव के कई लोग भाई ये इसी व्यवसाय क्या है, गरीब लोग तो बसें तो खरीद नहीं सकते हैं, वो लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा करेंगे जीप खरीदेंगे, जीप में भी लगे रहते हैं, 2-3 लोग लगे रहेंगे, बाकी या तो कंडक्टर बनेंगे, कंडक्टर भी हम तो पहाड़ों में कैलेंडर बोलते थे, क्लीनर होते थे, कंडक्टर तो रोडवेज में होते थे। तो इस तरह है, इसका मतलब इतना बड़ा सेक्टर पर सरकार का ध्यान नहीं होना, बिल्कुल ये तो चिंता का विषय है। सत्यवीर जी, हाँ, जवाब लेते हैं सत्यवीर जी। वाकई हैरानी है। रीना जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अखबारों के माध्यम से सरकारें नहीं चलती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आपको मैं एक और प्रकरण याद दिलाना चाहूँगा, एक कोबरा पोस्ट करके होती थी, किस प्रकार से सरकार को बदनाम करने का काम किया गया था। नहीं तो आप और क्या किसी कह की रहे हैं, साजिश, बदनाम करने की कोशिश मेरी बात सुन है? लीजिए जो ना, पहली हेडलाइन आज आप पढ़ रहे हैं, अरे मैं तोड़ना करूँ, मैं तोड़ना हम तोड़ना उस न्यूज़पेपर के आधिकारिक है, वो जो उस पे फ्रंट पेज पे लाए। अभी आप अखबार का ही हवाला दे रहे थे कि सरकार की तारीफ की गई थी उसमें, तब आप अखबार का हवाला दे रहे हैं। हमने जो किया उसको छापा और वो सही है तो उसको मानेंगे। और जो अभी सरकार ने, मंत्री जी ने बोला है कि भाई अभी पत्रावली चल रही है, उसको आप कहां से छाप दिया, अब वो उन तक वो कुछ है ही नहीं विषय। दूसरा मैं कांग्रेस का जवाब, रीना जी, मैं कांग्रेस का जवाब देना चाहता हूं। अभी ये कह रहे थे कि मैं मूलतः पहाड़ी से, मैं भी मूलतः पहाड़ से हूं, कांग्रेस की भी यहाँ सरकार रही है, प्रीतम सिंह जी के 5 मंत्रालय रहे, उन्हीं के विधानसभा से मैं हूं।
मेरे गांव में अगर बस चली है तो इस सरकार, जो अब सरकार आई है उसके माध्यम से चली है। और मैं यहाँ ही कहना चाहता हूँ, प्रीतम सिंह जी का जो गांव पड़ता है उसमें भी अगर बस चली है तो हमारे ही कार्यकाल में चली है, पिछले कार्यकाल में। तो हमें ना बताइए कि इस यहाँ पे किस प्रकार की परिवहन व्यवस्था थी और किस प्रकार से उसको हमने मजबूत किया। और मैं आपको इतना भी कहना चाहूंगा कि भाई जो अभी मसला आपके सामने है, दूसरा उसे में तो भी क्लियर कीजिए। एक विषय और आया, और अगर आप काम नहीं करेंगे, सरकार काम नहीं करेगी, तो और कौन करेगा? वो तो दौर गया कांग्रेस का। कांग्रेस ने नहीं किया तो मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपका लंबा भाषण हो गया। चमोली जी आपका बहुत लंबा भाषण हुआ है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। एक सेकंड के लिए अरे आप सुन लीजिए ना। अरे हमें जो करना होगा हम जनता के बीच में जाके करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। यूनियन के अध्यक्ष और ये बैठे। अरे चमोली जी आपसे तेज बोल सकता हूँ मैं, मगर मध्य कांग्रेस का यही रुख है और इसी कारण से आज कांग्रेस इस प्रशासन में चली गई है। अरे सरकार कौन करेगा? काम करेगा। सरकार काम कर रही है तो सरकार को काम करना चाहिए। किसानों का जो कर्ज में डुबा रखे थे उनका 140 रुपए हमने रिलीज किया है। ये बताएंगे मैं बता दूं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कार्यकाल का शर्मसार हुआ है। ये घटना देखी ना होती। आज ये नेता एक दूसरे गुट बना के बैठे हुए हैं ना। उस पर आप जवाब नहीं दे पाए। जो मुद्दा आपके सामने करने आया था, ना किस तरह की हम डिबेट करने आया था। मैं चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए चर्चा में। लेकिन वाकई जो मुद्दा सामने आया है, इसके बाद सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई मंत्री जी को ये तक नहीं पता कि उनके विभाग में चल क्या रहा है। विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छाप दिए जाते हैं और किराया बढ़ोतरी का जो इजाफा कितना हुआ है वो आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा जाता है, वो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे कोई जानकारी ही नहीं मिली है। यानी कि या तो मंत्री जी अनजान है या तो उन्हें बरगलाने की कोशिश यहां पर उनके विभाग द्वारा की जा रही है। हकीकत क्या है अभी सरकार को पता लगाना होगा, क्योंकि बहुत ही हैरान कर देने वाला यह पूरा मामला सामने आया है। नमस्कार।